Hello everyone, I am here with a new topic today, and the topic is a poem from your book Hornbill of class 11th, and the poem is The Laburnum Top. आज जो पोम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है द लबर्नम टॉप. ये एक बहुत ही शॉर्ट और ब्यूटीफुल और फेमस पोम है एंड इट हैज़ बीन रिटन बाय टेड ह्यूज. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट आवर पोएट टेड ह्यूज. हमारे जो पोएट हैं टेड ह्यूज, इनका लाइफ स्पैन रहा है 1930 to 1998. ही बिलोंग टू द एरा ऑफ मॉडर्न पोएट्री बिकॉज ही वॉज अ वेरी फेमस पोएट. ये एक ट्रांसलेटर भी रह चुके हैं. ही वॉज ऑल्सो एन इंग्लिश ट्रांसलेटर. ही वॉज मोस्टली ही वॉज फेमस फॉर हिज पोएट्रीज एंड चिल्ड्रंस वर्क. ये बच्चों की पोएट्री, बच्चों के वर्क्स ज़्यादा लिखते थे, उनकी शॉर्ट स्टोरीज़, कहानियाँ और पोएट. इनके जो पोम्स थे उनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे. इनकी वाइफ थी सिल्विया प्लाथ. शी वॉज ऑल्सो अ राइटर एंड पोएटिस. और ये अपने टाइम के बहुत ही ज़्यादा फेमस एंड प्रोमिनेंट राइटर्स में से एक थे. बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थे इनकी कविताएं बिकॉज ये मॉडर्न पोएट्री पे ज़्यादा लिखते थे. इनके जो पोम्स थे वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता था. ऑलराइट, दैट्स व्हाई ही वाज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पोएट ऑफ हिज टाइम. एंड ही वॉज ऑल्सो अ पोएट लॉरेट. पोएट लॉरेट का मतलब होता है एक ऐसी उपाधि जो पोएट्री की दुनिया में या राइटर्स की दुनिया में एक बहुत ही यू कैन से बहुत ही ऑनरेबल पोस्ट होता है. वो पोएट लॉरेट का होता है जो कि इनको दिया गया था. ही वॉज ऑनर्ड एज द पोएट लॉरेट इन 1984 में इनको पोएट लॉरेट बनाया गया था. और जो क्रिटिक्स थे उस टाइम के, उन्होंने इनको वन ऑफ द बेस्ट पोएट्स बोला है अपने समय का. ये क्रिटिक्स जो होते थे, जो लिखते थे, जितने भी राइटर्स होते थे उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ लिखते थे, उसके बारे में उनको क्रिटिक और उस पर वो लोग आलोचना करते थे तो उनको क्रिटिक्स बोला जाता था. वो लोग जल्दी किसी के बारे में अच्छा बोलते नहीं है, बहुत कड़वा सच बोलते हैं वो. तो उनके तरफ से ये वर्ड्स आना कि ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट पोएट्स ऑफ हिज टाइम, ये बहुत बड़ी बात थी. और इसके बाद उनको पोएट लॉरेट की उपाधि भी दी गई थी 1984 में. और टिल डेथ इन्होंने उस ऑनर को कैरी किया. नाउ लेट्स मूव बैक टू द टाइटल ऑफ द पोएम, द लबर्नम टॉप. लबर्नम क्या है? दिस वर्ड लबर्नम, ये एक पेड़ का नाम है. ओके, ये एक ट्री है जिसको हिंदी में अमलतास कहते हैं. हिंदी में इस इंडिया में इस पेड़ को, लबर्नम को अमलतास कहते हैं. ऑलराइट, ये एक ऐसा पेड़ है जो दूर से जब इसमें पूरी तरीके से फूल होता है और ढेर सारे इसे पत्तियों से जब ये भरा होता है तब ये पेड़ ग्रीन से ज़्यादा येलो दिखाई देता है, क्योंकि इसमें जो फूल होते हैं वो नीचे की तरफ झुके होते हैं. ऐसा लगता है कि अंगूर के गुच्छे लटक रहे हैं उसमें, और वो पूरे येलो दिखाई देता है. बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पेड़ होता है ये, और पूरा येलो दूर से दिखाई देता है. ग्रीनिश कम, येलो ज़्यादा दिखाई देता है. तो लबर्नम इज़ अ ट्री जिसको हिंदी में इंडिया में अमलतास कहते हैं. ऑलराइट, तो ये जो पोम है लबर्नम टॉप, ये इस पोम में 3 स्टेजेस को दिखाया गया है. ऑलराइट, 3 स्टेजेस में कैसे, जैसे स्टोरी में 2 कैरेक्टर होते हैं. इस पोम में भी 2 मोस्ट यू कैन से इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि हैं एक लबर्नम ट्री और दूसरा एक गोल्ड फ्लिंच, एक बर्ड होता है, वो भी येलो कलर का ही होता है. तो ये दोनों पूरे पोएट्री को, पोम को आगे बढ़ा रहे हैं. तो लबर्नम टॉप अभी जब सितंबर का टाइम होता है और उस टाइम पे ये जो पेड़ है वो पूरी तरीके से सूख चुका है, इसमें पत्तियां नहीं हैं, फूल झड़ चुके हैं और इसका येलो, ये बिल्कुल ही स्टिल है, डेड है. ऐसे लग रहा है ये बेजान है, इसमें जान नहीं है, बिल्कुल ही इनएक्टिव है ये. तो पहला स्टेज ये होता है. दूसरे स्टेज में ये दिखाया गया है कि गोल्ड फ्लिंच एक चिड़िया है जो आती है, उस पर उसका घोंसला है, उसमें वो अपने बच्चों को फीड करती है. तो कैसे उसके आने से पूरा पेड़ चहक जाता है, उसमें जान आ जाती है, और फिर जब वो उससे चली जाती है तो वापस से वो पेड़ किस तरीके से डेड
और डेथ लाइक मतलब बेजान हो जाता है, अधमरा हो जाता है, और कैसे उसमें से जान ख़त्म हो जाती है, फिर से वो स्थिर हो जाता है, स्टिल हो जाता है। तो इस 3 स्टेजेस में इस पोम को 3 स्टैंजा है इस पोम में, और तीनों स्टैंजा में इस 3 स्टेज को दिखाया गया है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द पोम। The laburnum top is still, the laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. देखो यहाँ पे जो पहला लाइन है पोम का, द laburnum top is silent, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि किस तरीके से मैंने पहला स्टेज बताया आपको कि सितंबर का टाइम है, और सितंबर का जो टाइम होता है वो पतझड़ का टाइम होता है। ठंड आने से पहले क्या होता है कि जो ऑटम सीज़न होता है उसमें पेड़ के जितने भी बहुत सारे पेड़ होते हैं जो अपनी पत्तियों को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, झाड़ देते हैं, है ना। तो पेड़ पे पुराने पत्ते सारे झड़ जाते हैं और ज़्यादातर पेड़ क्या होता है, बेजान दिखने लगता है। उसी तरीके से ये जो laburnum ट्री है, द laburnum टॉप इज़ साइलेंट, बिल्कुल शांत है ये, क्वाइट स्टिल, क्वाइट मतलब बिल्कुल, क्वाइट मीन्स वेरी, स्टिल बहुत स्थिर है। इन द आफ्टरनून, दोपहर का समय है, येलो सितंबर सनलाइट, ये सितंबर का जो सनलाइट होता है बहुत ही तीखा होता है। उस टाइम पे क्या होता है, हवाएं भी चलती हैं लेकिन जो सन होता है बहुत ब्राइट होता है। ऐसा आपको बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी उस टाइम पे, लेकिन वो धूप जो होती है वो बहुत कड़ी होती है। ऑलराइट, उसमें ऑटम का टाइम होता है, हवाएं भी होती है, हल्का हल्का ठंडकपन भी होता है, लेकिन धूप पूरी अपनी चरम सीमा पे होती है, बिल्कुल ये ब्राइट होता है सन। तो और हरियाली नहीं होने की वजह से क्या होता है, एक पूरे एनवायरनमेंट में एक येलोइश इफ़ेक्ट होता है, चारों तरफ आपको ब्राउन और येलो इफ़ेक्ट दिखाई देगा, बिकॉज ग्रीनरी बहुत कम हो जाती है उस टाइम पे, और जो बचा कुचा हरियाली भी होता है, जो पेड़ पौधे जो भी चीज़ें ग्रीन होती हैं, दैट ऑल्सो टर्न्स टू लुक येलो और ब्राउन बिकॉज ऑफ द ड्राई लीव्स, क्योंकि चारों तरफ पत्ते झड़ रहे होते हैं, सूख रहे होते हैं, तो बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस एवरीथिंग अपीयर्स येलोइश और ब्राउनिश। ऑलराइट, तो इसीलिए येलो वर्ड पे बहुत ज़्यादा इसमें चैप्टर में, इस पोम में इफेक्ट डाला गया है, ये एक इमेज की तरह यूज़ किया गया है। पहले इस येलो वर्ड को अभी डेथ लाइक यूज़ किया गया है, ठीक है, ये एक इमेज है जिसमें ये बस सिम्बलाइज कर रहा है पहले ब्यूटी को। ऑलराइट, A few leaves yellowing, all its seeds fallen। मैंने बताया कि कुछ ही पत्ते हैं जो येलोइंग हैं, येलोइंग मतलब हल्के फुल्के बचे कुचे पत्ते हैं जिन्होंने अपना ग्रीनिश कैरेक्टरिस्टिक को अभी छोड़ दिया है, क्योंकि पत्ते पुराने हो चुके हैं, झड़ चुके हैं, तो जो बचे कुचे पत्ते भी हैं वो भी येलो हैं अभी। एंड ऑल इट्स सीड्स फॉलन, जितने भी सीड्स हैं, मैंने बताया कि जो पेड़ है उस पर येलो कलर के फ्लावर होते हैं, वो कुछ इस तरीके से गुच्छे में पूरे नज़र आते हैं पूरे पेड़ में। ऑलराइट, इस तरीके से लटके हुए होते हैं वो, ठीक है। तो ये जो है वो झड़ चुका है, laburnum ट्री से ऐसा वाला जो फूल है येलो कलर का वो झड़ चुका है। ऑल द सीड्स हैज फॉलन टिल द, सेकेंड स्टैंजा में आ रहे हैं हम लोग, till the goldfinch comes, sudden a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at the branch end। ये स्थिरता, जो पेड़ जो स्थिर है अभी फ़िलहाल, वो स्थिर, उसका जो डेथ लाइक फीचर है वो कब तक है, जब तक उस पर गोल्डफिंच नहीं आ जाती है। सेकेंड स्टैंजा में उस पर गोल्डफिंच आ चुकी है, और ये गोल्डफिंच के आते ही क्या होता है, टिल द गोल्डफिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चिरप। ट्विचिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना, आँख फड़फड़ाती है ना, तो आँख फड़फड़कने को भी ट्विचिंग कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का फड़फड़ाहट जो होता है उसको ट्विचिंग बोला जाता है। तो जो गोल्डफिंच है वो बहुत ही प्यारी सी छोटी सी चिड़िया होती है, येलो कलर की होती है वो भी, ठीक है, और वो अपने पंख फड़फड़ाते हुए आ रही है चहचहाहट के साथ। रिमेंबर इन द चैप्टर I think the portrait of a lady, I have also told you the meaning of chirrupings। उसमें भी स्पैरोज जो थे वो आवाज़ करते हैं, ठीक है, तो ढेर सारी जो चहचहाहट की आवाज़ होती है उसको चिरप कहते हैं। ऑलराइट, चहचहाना। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट द ब्रांच एंड, और जो चिड़िया है वो पेड़ के टॉप में आई है। ऑलराइट, ये जो ट्री है उसका जो टॉप है
जो चिड़िया हैं वो यहाँ पे आई है टॉप में, यानी कि यहीं से वो एंटर कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, एक सडन स्टार्टलमेंट होता है, सडननेस है, झटका लगता है पेड़ को, क्योंकि चिड़िया वहाँ पे आई है और उसमें मूवमेंट है, वो फड़फड़ा रही है। स्टार्टलमेंट, किसी को चौंका देना, अचानक से आप पीछे से किसी को जा करके टच कर देते हो तो वो कैसे शॉक हो जाता है, उसको सरप्राइज हो जाता है, तो उसको स्टार्टल रहना कहते हैं, स्टार्टलमेंट, ओके, चौंक जाना, ठीक है। तो पेड़ भी जो है वो अचानक उसके आने से क्या हो गया, चौंक गया है, सडननेस है, उसमें सडन मूवमेंट शुरू हो गया है, क्योंकि चिड़िया आई है तो उसमें मूवमेंट है, तो ऑब्वियसली पेड़ के पत्तों में, डालियों में, टहनियों में मूवमेंट होगी, तो पूरे पेड़ में मूवमेंट हो रही है। एट द ब्रांच एंड, ब्रांच के एंड में, देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, देन स्लीक एज अ लिजर्ड, एकदम जो चिड़िया है वो चिकना, स्लीक मीन्स चिकना, यहाँ पे जो बर्ड है उसको स्लीक एज अ लिजर्ड, छिपकली के जैसे कंपेयर किया गया है, छिपकली के जैसा बताया गया है, क्योंकि जैसे छिपकली दीवार पे एकदम कितना भी चिकना दीवार हो उस पर वो किस तरीके से एकदम चिपक जाती है, और उसी शाइन के साथ, उसी सॉफ्टनेस के साथ वो भी दिखाई देती है, उसमें भी खुद उसका बॉडी भी बहुत स्लीक होता है। तो वैसे ही ये भी जो चिड़िया है उसका भी जो बॉडी है वो बिल्कुल लिजर्ड के जैसा स्लीक है। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, कब वो अलर्ट करती है पूरे पेड़ को, और अब्रप्ट रैपिड है, वो बहुत फास्ट है, जो फड़फड़ा रही है उसमें बहुत ज़्यादा वो बहुत फास्ट है। ऑलराइट, शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, वो पेड़ का जो सबसे घना पार्ट होता है वहाँ पे वो एंटर करती है, क्योंकि जो चिड़िया है उसका घोंसला उसी जगह पे होगा जहाँ पे ज़्यादा पौधे होंगे, सॉरी ज़्यादा लीव्स होगी, जो थोड़ा घना था वहाँ पे वो एंटर करती है। थिकनेस का मतलब है जो सबसे घना पार्ट है पेड़ का वो वहाँ पे एंटर करती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और एक मशीन स्टार्ट हो जाता है। मशीन स्टार्ट हो, ये एक्चुअल मशीन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जब वो एंटर करती है उस पेड़ में, उस थिकनेस में, तो पूरे पेड़ में मूवमेंट शुरू होता है। ऐसा लगता है कि पूरे जो पेड़ है किसी ने मशीन चालू कर दिया है और वो मशीन चलने लगा, ठीक है, किसी ने स्विच ऑन किया और वो मशीन चलने लगा। उसी तरीके से उसके आते ही ऐसा लगा कि ये एक मशीन था और ये स्टार्ट हो गया, ये चलने लगा, इसमें जान आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे पेड़ को एक मशीन के जैसे कंपेयर किया गया है। ऑफ चिटरिंग एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, और सिर्फ उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे उसके और भी बच्चे थे उस चिड़िया के, जो कि वहाँ पे उसको, जिसको वो फीड करने के लिए वो आई थी, वहाँ पे उस पेड़ में गोल्ड फ्लिंच के बच्चे थे जिसको वो फीड करने के लिए वहाँ पे आई थी। तो उसकी वजह से, अब कैसे छोटे बच्चे जो हैं वो आपने देखा होगा कि जो चिड़िया के जो बच्चे होते हैं वो आती है अगर चिड़िया उसको खिलाने के लिए, तो सारे बच्चे एक साथ आवाज़ें निकालते हैं, तो उसको क्या बोला गया है, ऑफ चिटरिंग। तो जो छोटे छोटे बच्चों की जो आवाज़ है, तो वो चुनचुनाहट जो है, आवाज़ जो आ रही है, उसको चिटरिंग्स बोला गया है, ठीक है। तो चिड़िया के आते ही सारे बच्चे शोर करने लगे, तो वो जो आवाज़ है उसको चिटरिंग बोला गया है। अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, उनके जो छोटे छोटे पंख है, जिससे वो अभी फ़िलहाल उड़ तो नहीं पा रहे, लेकिन उसको फड़फड़ाने की आवाज़, ऐसा लग रहा है उसको झटके दे रहे हैं वो, कि वो उड़ सके। उड़ तो पा नहीं रहे लेकिन छोटे छोटे अभी हैं वो, और उसको झटके देने की वजह से उसकी भी फ्लैपिंग की आवाज़, वो ट्रेमर, ऐसा लग रहा है भूकंप होता है ना, झटका लगता है, वो कर रहे हैं। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग वो भी साउंड है, तो यहाँ 3 साउंड की बात की जा रही है। उस पूरे पेड़ में 3 साउंड आ रही थी, चिटरिंग, देन ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग, तीनों अलग अलग तरह के साउंड को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। और वो सिर्फ गोल्ड फ्लिंच के आने की वजह से इतना सारा आवाज़ हो रहा है। I mean, वो पूरा जो पेड़ है ये एक्चुअल आवाज़ नहीं है, उनकी चिटरिंग की तो आवाज़ है, लेकिन उसको कंपेयर किया गया, ऐसा लग रहा है कि पूरे पेड़ में अचानक से भूकंप आ गया है, झटका लग रहा है, या ट्रिलिंग हो रही है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आवाज़ें आ रही हैं उस पूरे पेड़ में। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड ट्रिल्स, पूरा जो पेड़ है वो काँपने लगा। ट्रेम्बल मतलब हिलना, शिवर करना, ठीक है। तो पूरे पेड़ में मूवमेंट है, पेड़ एक्चुअली काँप नहीं रहा है, लेकिन जो ट्रेम्बल वर्ड यूज़ किया गया वो शेक कर रहा है, पूरे पेड़ में मूवमेंट हो रही है। ऑलराइट, ट्रेम्बल, ट्रेम्बल का मतलब होता है काँपना, शिवर करना, या कंटिन्यूस मूवमेंट को बोला जाता है, उसको ट्रेम्बल बोला जाता है। एंड ट्रिल्स, ट्रिल्स का मतलब भी मैंने बताया, ट्रिलिंग का मतलब
हिलना होता है, थ्रिल का मतलब एक्साइटमेंट। तो पूरे पेड़ में क्या है, मूवमेंट है, झटके हैं, उसमें शेक है, शिवर कर रहा है, पूरा पेड़ हिल रहा है, और पूरे पेड़ में क्या हो रहा है, थ्रिल, एक्साइटमेंट आ चुकी है, जान आ गया है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, और वो गोल्ड फिंच अपने फैमिली के इंजन के जैसे यहाँ पे काम कर रही है। अभी तक पूरा जो पेड़ था वो क्या था, बेजान था, उस पर रहने वाले बच्चे तो पहले भी थे, लेकिन उस पेड़ पे बच्चे तो पहले से थे, बट देयर वाज नो मूवमेंट, द ट्री वाज ऑलरेडी स्टिल, द ट्री वाज क्वाइट, देयर वाज नो मूवमेंट, इट वाज इमोबाइल। ठीक है, वो पूरी तरीके से अधमरा पड़ा हुआ था, बेजान पड़ा हुआ था पेड़। लेकिन चिड़िया के आते ही उसके बच्चों में भी मूवमेंट आ गया, और उस बच्चों के मूवमेंट की वजह से पूरे पेड़ में क्या हो गई, जान आ गई। तो शी वॉज लाइक एन इंजन फॉर हर फैमिली, वो अपने बच्चों के लिए इंजन के जैसे थी। इंजन, एक्चुअल इंजन जिसको मशीन में लगने से मशीन स्टार्ट हो जाता है, तो लाइक दैट। शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लोट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। शी स्टोक्स इट फुल, स्टोक्स का मतलब वो पूरे पेड़ में क्या करती है, जान डाल देती है। स्टोक्स इट फुल मतलब फ्यूल डाल देना। गाड़ी में कैसे पेट्रोल डालते हैं या फ्यूल डालते हैं तो गाड़ी चलने लगती है, वैसे ही वो इंजन है, और वो उस पूरे पेड़ में क्या कर रही है, जान डाल देती है, फ्यूल डाल देती है, फ्यूल ऐड कर देती है, ताकि सब में क्या होता है, सब लोग सब में मोबिलिटी आ जाती है, सब एक्टिव हो जाते हैं। देन फ्लर्ट्स आउट टू द ब्रांच एंड, और वो वहाँ से फ्लर्ट आउट मतलब निकलती है, झटके से वहाँ से निकलती है, पेड़ के ब्रांच के बाहर निकलती है। फ्लर्ट्स आउट टू द ब्रांच एंड शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अभी जो पत्तों में जो उसकी जो आइडेंटिटी, जो चेहरा उसका छुपा हुआ था, बार्ड, शोइंग हर बार्ड फेस। बार्ड मतलब किसी चीज़ को रोकने के लिए जो बैरिकेड वगैरह यूज़ किया जाता है या रोक लगाया जाता है, बार्ड। ठीक है, किसी चीज़ को बैन करना, रोकना। तो अभी तक वो जो ये जिस थिकनेस में थी उसकी वजह से ये दिख नहीं रही थी, ये छिपी हुई थी। तो जब फ्लर्ट आउट करती है मतलब वो निकलती है उस ब्रांचेस से, तो उसका चेहरा जो है वो बाहर आता है, उसका आइडेंटिटी बाहर आती है उसकी। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, जो आइडेंटिटी उसकी छिपी हुई थी वो उस आइडेंटिटी को हटाते हुए निकलती है वहाँ से, अपने मास्क को हटाते हुए अपने आइडेंटिटी को दिखाती है। अब हम लोग लास्ट स्टैंजा में आ गए हैं। अगेन वो मतलब वहाँ से निकल चुकी है, चिड़िया वापस जा रही है। फ्लोट आउट ऑफ द ब्रांच, वो वहाँ से निकली है, उसको आइडेंटिटी चाहिए क्योंकि वो आसमान में रहती है, उसकी आइडेंटिटी वो पेड़ पे ज़्यादा देर नहीं रह सकती है, तो वहाँ से जा चुकी है। तो यानी कि हम लोग थर्ड स्टैंजा में आ गए हैं, जहाँ पे थर्ड पार्ट क्या था, वापस से ट्री जब अलोन हो जाता है। देन विथ airy delicate whistle chirrup whispering she launches away towards the infinite. Then with the eerie का मतलब strange, अचानक से कुछ बदलाव आता है, कुछ weird. Then with airy delicate whistle, एक weird सा whistle करती है, वो weird सी आवाज़ निकालती है, वो whistle chirrup whispering, फुसफुसाते हुए एक chirrup आवाज़ निकालती है, चहचहाती है, बहुत weird होता है जो सुनने में। शी लॉन्चेज अवे, और वो अपनी उड़ान भरती है टूवर्ड्स द इन्फिनिट। इन्फिनिट किसको बोला गया है, आसमान को। ऑलराइट, इन्फिनिट मीन्स आसमान। शी लॉन्चेज अवे, वो आसमान की तरफ अपना उड़ान भरती है, और इसका मतलब वो वहाँ से जा चुकी है। द लबोर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और वापस से लबोर्नम क्या हो जाता है, अकेला हो जाता है। सबसाइड्स मतलब वैसे ही रह जाता है जैसे वो पहले था, डिमिनिश हो जाता है, जहाँ था वहीं रह जाता है। ऑलराइट, तो लबोर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, वापस से वो खाली हो जाता है, अकेला हो जाता है। तो इस पूरे स्टोरी में देखो आपको लबोर्नम ट्री का ना लबोर्नम ट्री को बहुत ही पिटीफुल दिखाया गया है, बहुत ही मिजरेबल स्टेट दिखाया गया उसका, जिसमें आपको दया आएगी कि पेड़ वो बेचारा एक ही जगह पे है, कैसे वो सबको आश्रय देता है, सबको जगह देता है, शेल्टर देता है, उस चिड़िया को भी, उसकी पूरी फैमिली को भी, लेकिन वो अकेला है लास्ट में। ठीक है, उसके आने से पहले भी वो अकेला था और उसके जाने के बाद भी वो अकेला हो गया है। उसमें मूवमेंट तब तक ही था जब तक उसमें चिड़िया थी।
या उसमें कोई आता है, कोई रह रहा है, तभी तक उसमें मूवमेंट है, अदरवाइज वो स्टिल है, वो पिटीफुल है, उसकी स्थिति बहुत मिजरेबल और दयनीय है, वो साइलेंट है, डाइंग है, ऐसा लग रहा है वो शांत है, अधमरा है, एंड विदाउट सीड्स, उसमें यूजलेस भी है। अभी फ़िलहाल जब तक उसमें वापस से नए पत्ते नहीं आते हैं, वापस से नए फूल नहीं आते हैं, बीज नहीं आते हैं, तब तक वो क्या है, उसको यूजलेस भी दिखाया गया है। तो ये एक कंपैरिजन है रियल लाइफ से भी, ठीक है। तो कि जब तक आप सबको एक ऐसा इंसान होता है कि जो दूसरों की सबको हर तरीके से हेल्प करता है, ठीक है, दूसरों को सब कुछ देता है, लेकिन एक ऐसा टाइम होता है कि वो जब उसको ज़रूरत होती है, जब उसके पास कुछ नहीं होता है, तो लोग उसके पास नहीं आते हैं, उसको अकेला छोड़ देते हैं। तो ये क्या है, रियलिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है। एक समय जब आपके पास सब कुछ है तो आपके पास लोग हैं। जब इस ट्री में पेड़ फूल थे, जब ये बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा था, तो चिड़िया ने इस पर अपना घोंसला बनाया और अपने बच्चों को फीड कर रही थी, सब कुछ था। लेकिन जब अभी इसके पास कुछ नहीं है, जब इसके पास सीड्स नहीं हैं कुछ ही समय के लिए, क्योंकि अगला स्प्रिंग जब आएगा तो वापस से इसमें फूल होंगे, वापस से इसमें पत्ते होंगे, सीड होगा, लेकिन अभी जब फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं है तो इसको अधमरा, बेजान, यूजलेस छोड़ दिया गया। इसमें कोई मूवमेंट नहीं, कोई इसके आसपास नहीं है, ठीक है। और चिड़िया का भी अपना काम निकलता है तो वो वहाँ से चली जाती है। जब तक उसका काम है तब तक वो उसमें मूवमेंट है, हुआ नहीं तो उसके बाद वो वहाँ से चली गई और वापस से वो अपनी पुरानी स्थिति में रह जाता है। तो जो फर्स्ट स्टैंजा था दैट डिस्क्राइब्स दैट द ट्री बिफोर द गोल्ड फ्लिंच, बिफोर द बर्ड, उसके आने के पहले उसकी क्या स्थिति थी, डेथ लाइक, डाइंग, साइलेंट। उसके आने से उसमें जान आ जाती है, एक्टिवनेस, मोबिलिटी। देन the third stanza again concludes that when the bird goes away and the tree is back to its silent self, its dying state and the death-like feature. All right. येलो जो वर्ड है वो मैंने पहले भी बताया आपको, वो सिंबलाइज कर रहा है, पहले वाले स्टैंजा में वो डेथ को सिंबलाइज कर रहा है कि पूरा येलोइश है सब कुछ, यानी कि जान नहीं है, और दूसरी तरफ वो ब्यूटी को भी डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये एक इमेज है, येलो जो है ये एक इमेज है, इमेजरी के जैसा इसको यूज़ किया गया है। ऑलराइट, ये जो येलो वर्ड है इसको एज एन इमेज यूज़ किया गया है, डेथ के लिए भी, जो सिंबलाइज कर रहा है डेथ को भी और ब्यूटी को भी। नाउ द वर्ड स्टार्टलमेंट, स्टार्टल का मतलब किसी को चौंका देना, अचानक से किसी को डरा देना, जो पीछे से किसी को थपकी दे दो, अचानक से वो खड़ा है, बिल्कुल उसका ध्यान नहीं आपकी तरफ, पीछे से जाके धप्पा कर देते हैं तो वो कैसे चौंक जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टार्टलमेंट। इन्फिनिट, आसमान को बोला गया है, इसको कंपेयर किया गया है। बार्ड, बार्ड का मतलब किसी चीज़ को कहीं से रोकना, कोई किसी चीज़ को जो रोका हुआ है तो उसको बार्ड कहते हैं। ट्रेम्बल, कांपना, थरथराना। इट्स स्लीक नॉट स्लीप, स्लीक का मतलब चिकना, बिल्कुल शाइनी, पतला, चिकना। चिरप, साउंड ऑफ बर्ड्स, दैट इज कॉल्ड चिरप। आई डोंट थिंक देयर इज एनी मोर वर्ड दैट नीड्स टू एक्सप्लेन। सबसाइड्स, सबसाइड्स का मतलब जहाँ थे वैसे ही वापस स्थिति, उसी स्थिति में, उसी स्टेट में आ जाना, दैट इज कॉल्ड सबसाइड। ऑलराइट, देन स्टोक, स्टोक का मतलब फ्यूल ऐड करना, ठीक है, किसी चीज़ को वापस से भर देना, जान डाल देना। देन ईरी मीन्स स्ट्रेंज और वियर्ड, अलग, थोड़ा अजीब सा, ठीक है। जो चिड़िया जब वहाँ से निकलती है बाहर, आइडेंटिटी, अपने आइडेंटिटी को दिखाते हुए, तो एक अजीब सा साउंड निकालती है, वो अजीब सा विसल चिरप होता है वो, और फिर वो नीले आसमान में जो इन्फिनिट है, जो असीम है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, उसमें वो उड़ जाती है। नाउ सो आई थिंक मोर और लेस आई हैव एक्सप्लेन द पोम। अच्छा, वन मोर थिंग अगेन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन मशीन। द वर्ड मशीन किसको बोला गया है यहाँ? द ट्री हैज़ बिन कंपेयर टू द मशीन। जो ट्री है वो मशीन है, एंड द बर्ड इज़ एन इंजन। तो इंजन के आते ही
मतलब वो अपनी फैमिली के लिए इंजन की तरह है। जैसे ही वो आती है तो ट्री में क्या होता है, जो मशीन है वो स्टार्ट हो जाता है, उसमें जान आ जाती है। सो दैट्स वाई द ट्री हैज़ बिन कंपेयर्ड टू द मशीन एंड द गोल्डफिंच हैज़ बिन कंपेयर्ड टू द इंजन। नाउ I think we have discussed much. Now let's discuss some of the poetic devices. Okay. The first poetic device that has been used in the poem is the alliteration. Repetition of consonant sound. ठीक है, alliteration देखो किसको बोला गया है, यहाँ पे बार बार साउंड को रिपीट किया गया है। ट्रेम्बल ट्री, सॉरी ट्री ट्रेम्बल्स, ट, then again September sunlight, SS। तो ऐसे जगह पे जब कंटिन्यूस साइमल्टेनियस जो वर्ड्स हैं उसमें अगर सेम साउंड यूज़ किया गया है तो वो एलिटरेशन है, ऑलराइट, रिपीटेशन ऑफ साउंड। तो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस ये है। देन द सेकेंड पोएटिक डिवाइस इज सिमिली। 2-3 जगह पे आपको नज़र आएगा, 2 जगह पे आई गेस सिमिली यूज़ किया गया है। देखो यहाँ पे स्लीक एज अ लिजर्ड, मैंने बताया था आपको, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस दैट व्हेन वी कंपेयर समथिंग यूजिंग एज और लाइक, जब एज और लाइक वर्ड को लगा करके यूज़ करके कंपैरिजन किया जाता है तो देन इट इज़ कॉल्ड सिमिली। तो यहाँ पे देखो एज के साथ कंपैरिजन किया गया, स्लीक एज अ लिजर्ड, तो ये हो गया हमारा सिमिली। देन द थर्ड वन इज मेटाफर, अगेन इट इज अबाउट कंपैरिजन। मेटाफर जब बिना एज और लाइक लगाए कंपैरिजन किया जाता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, तो मशीन पेड़ को बोला गया है ना, शी एंटर्स द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्ट्स अप। तो मशीन स्टार्ट्स अप यानी कि मशीन कौन है, ट्री है, द मशीन स्टार्ट्स अप। तो यहाँ मशीन इज द ट्री, मशीन कौन है, ट्री है। देन वन मोर थिंग, शी इज एन इंजन टू हर फैमिली, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, है ना, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, इंजन ऑफ हर फैमिली। तो यहाँ किसको बोला गया है, इंजन, गोल्डफिंच को बोला गया है। तो यहाँ पे इंजन के साथ कंपैरिजन किया गया है, तो ये भी मेटाफर हुआ। देन पर्सोनिफिकेशन, द लास्ट वन इज पर्सोनिफिकेशन। पूरे पोम में ही देखा जाए तो ट्री और बर्ड को एज अ ह्यूमन ट्रीट किया गया, एज अ पर्सन ट्रीट किया गया है। तो पर्सोनिफिकेशन इज़ व्हेन एवर यू ट्रीट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग एज अ ह्यूमन, तो उसको ह्यूमन के जैसा, जब पर्सन के जैसा दिखाया जाता है तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन इज़ द फोर्थ वन, जहाँ पे बर्ड और ट्री दोनों को, लेबोनम को और गोल्डफिंच दोनों को एज अ ह्यूमन शो किया गया, एज अ पर्सन शो किया गया है, तो इसीलिए personification. All right, I hope it is clear so far, I guess. And one more thing I would like to discuss is the theme of laburnum top.
या सो ये जो सिंबॉलिक रिलेशनशिप को दिखाता है, ये जो पूरा पोम है इसका थीम है रिलेशनशिप बिटवीन टू। थीम है किसी दो चीज़ का रिलेशनशिप, वो म्यूचुअल होना चाहिए। सिर्फ अगर ये नहीं कि एक इंसान दूसरे इंसान से या किसी भी दो चीज़ का अगर रिलेशन है, अगर एक जानवर के साथ ही अगर एक इंसान का रिलेशनशिप है तो वो रिलेशनशिप म्यूचुअल होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि एक ही इंसान का काम है उसको सिर्फ देना, ठीक है, एक इंसान उसको हर तरीके से हर चीज़, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल पीस, सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन दूसरे इंसान से कोई आउटकम नहीं है, दूसरा इंसान का कोई एफर्ट नहीं है उसकी खुशियों का, उसका हैप्पीनेस का। सिर्फ एक ही इंसान दूसरे की हैप्पीनेस और हर चीज़ के लिए एफर्ट कर रहा है, दूसरा इंसान उसकी केयर नहीं कर रहा है, तो ये जो है वो गलत है। तो ये पूरा जो हमारा थीम है वो लेबोनम टॉप का यही है, रिलेशनशिप, ठीक है, कि किस तरीके से सिंबॉलिक रिलेशनशिप बिटवीन द टू, एक सिंबल है ये। ट्री और बर्ड का जो रिलेशनशिप है, किस तरीके से ट्री जब बेजान है, जब चिड़िया आती है तो उसमें जान आ जाती है, जब और जो पेड़ है वो उसको शेल्टर दे रहा है उसके बच्चों को रहने के लिए, तो वो म्यूचुअल है। लेकिन एट टाइम्स कभी ऐसा हो रहा है कि ट्री बिल्कुल ही अकेला है, उसमें बिल्कुल ही जान नहीं है, वो स्थिर है एक जगह पे, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो जब वहाँ से चिड़िया चली जाती है तो उसके साथ ऐसा होता है। और जब उसमें पत्ते नहीं हैं, तो जब दूसरे उसका साथ छोड़ देते हैं तो किस तरीके से वो बेजान हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर रियल लाइफ, रियलिटी। ये हमारे रियल लाइफ रिलेशनशिप को भी डिस्क्राइब करता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू सो मच।